वेलकम बैक टू नायक रिवीजन सीरीज सेट नंबर 29 और एडवांस सेट नंबर 4। तो आप सभी का स्वागत है। एंड हैंड रिटन नोट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाकर जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपने रिवीजन सेट नंबर 4 का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इसरो की स्थापना कब होती है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की जाती है। इसके जो मिशन है, पहला है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला जो मिशन था वो चंद्रयान 3 था, और इंडिया पहला देश था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था, ठीक है। तो चंद्रयान प्रथम की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान पहला जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं तो 22 जुलाई 2019 को इसकी जो चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और लैंड इसने कब किया था चंद्रमा पर, तो 23 अगस्त 2023 में इसने लैंड जो है किया था। चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं तो चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर हैं वो कौन थे, तो पी वीर मुथुमल जो हैं वो चंद्रयान 3 के डायरेक्टर थे। मून ऑफ द इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो माइलसामी अन्नादुरई को जाना जाता है। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो के सिवान को जाना जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऋतु कारिंगल को जाना जाता है। परमाणु परीक्षण की बात कर लेते हैं तो पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा है, इसको 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। किसके शासनकाल में, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था। ये डेट याद रखेंगे, 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण की बात कर लेते हैं तो 11 एंड 13 मई को 5 एक्सपेरिमेंट होते हैं 1998 में। तब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो 11 और 13 मई को 1998 में 5 एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उस टाइम जो पीएम रहते हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं, ठीक है। जो उस टाइम सेकंड परमाणु परीक्षण के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पीएम रहते हैं, और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, तो ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया था। और कहाँ पर ये परीक्षण हुआ था, तो पोखरण राजस्थान में ये परमाणु परीक्षण है जो किया गया था। और इस पर एक मूवी बनी हुई है, आपने शायद देखी हो। ऑन फील्ड अंपायर जो हैं कितने होते हैं, तो ऑन फील्ड अंपायर 2 होते हैं। कुल अंपायर कितने होते हैं, जब मैच खेला जाता है तो 4 कुल अंपायर होते हैं। फोर्थ अंपायर को क्या को बोलते हैं, तो रिजर्व एम्पायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व एम्पायर बोलते हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो विश्व आर्थिक मंच जो है वो कौन पेश करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के द्वारा जो विश्व आर्थिक मंच है वो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है वो जारी करता है। विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है, तो यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत की रैंक 126 नंबर पे है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसकी जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर लेते हैं तो हेरिटेज फाउंडेशन इसकी स्थापना करते हैं। वैश्विक भुखमरी की बात कर लेते हैं तो बेल्ट हंगर यानी कि जर्मनी में 3rd जो नंबर पे आते हैं। इंडिया कौन से नंबर पे है, तो 111 नंबर पे इंडिया है, और जर्मनी पहले नंबर पर है। और नवाचार की बात कर लेते हैं, वैश्विक नवाचार में तो इसको कौन जारी करता है, तो बौद्धिक संपदा संगठन जो है वो इसको जारी करता है। एचडीआई की बात कर लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, यानी कि इसको कौन जारी करता है, यूएनडीपी इसको जारी करता है। इंडिया की रैंक 134 है, भुखमरी में 111 है, खुशहाली में 126 है, और एचडीआई में कितनी है, तो 134 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी कि 159वां जो है इंडिया का जो स्थान है वो 159 है। भारत की पहली 3D फिल्म की बात कर लेते हैं तो माम डियर कुट्टी चाथन, कौन सी, माम डियर कुट्टी चाथन पहली 3D फिल्म है जो कि 1984 में
आई थी, जिसके निर्देशक कौन थे? तो जीजो पुनीजी इसके निर्देशक थे। भारत की पहली फिल्म की बात कर लेते हैं तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म आती है जो कि जिसमें साउंड दिया गया था, यानी कि मूव फिल्म थी। इसके डायरेक्टर की बात कर लेते हैं तो दादा साहेब फाल्के जो इसके डायरेक्टर थे वो थे। पहला पुरस्कार 1969 से ये शुरुआत होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो 1969 से इसकी शुरुआत होती है। फादर ऑफ इंडियन कैमरा की बात कर लेते हैं तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब से देना शुरू हुआ है? तो 1969 से ये देना शुरू किया गया है। भारत की पहली बोलती फिल्म की बात कर लेते हैं तो आलम आरा 1931 में आलम आरा पहली फिल्म आई थी, जिसके डायरेक्टर कौन थे? तो अर्देशिर ईरानी जो है इसके डायरेक्टर थे। देवकी रानी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट एक्ट्रेस जो थी वो कौन थी? तो देवकी रानी जो है वो इसकी फर्स्ट एक्ट्रेस थी। फुटबॉल कप की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट फुटबॉल कप कब खेला गया था? तो फर्स्ट फुटबॉल कप जो है वो 1889 में मोहन बागान में खेला गया था। कहाँ पे? मोहन बागान में खेला गया था। पूर्व बंगाल की बात कर लेते हैं, पूर्व बंगाल स्पोर्ट क्लब कब आया था? तो 1920 में पूर्व बंगाल स्पोर्ट क्लब आया था। चर्चिल ब्रदर्स की बात कर लेते हैं तो 1988 में। द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब होती है? तो 1792 में, जो कि इंडिया का प्रथम क्रिकेट क्लब था। द कलकत्ता क्रिकेट क्लब 1792 में। सार्क की बात कर लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना ढाका में 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में स्थित है। किसका? सार्क का। और ये कब मनाया गया था? तो हेडक्वार्टर इसका पहले ढाका में था। इसकी स्थापना तो ढाका में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बाद में 1987 में काठमांडू में कर दिया गया। इसमें 8 देश है। कितने? 8 देश हैं। 8 देशों को कैसे याद रखेंगे? MBBS पानी। क्या? MBBS पानी, यानी कि मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। सार्क अगर खाने आएगी तो कहाँ खाने आएगी? पानी में। फिर तुम चाहे MBBS बने रहो चाहे कुछ भी बने रहो, तो ऐसे याद रखेंगे कि सार्क जो है वो रहती कहाँ है? पानी में, ठीक है। और पानी में रहती है। और MBBS याद ही रखेंगे, तो MBBS यानी कि मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। पास है पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया। पर्यवेक्षक देश की बात कर लेते हैं तो पर्यवेक्षक देश कितने हैं? 9 हैं। इम्पोर्टेंट राजधानी की बात कर लेते हैं तो जाम्बिया की राजधानी क्या है? तो लुसाका है। क्यूबा की क्या है? हवाना है। रवांडा की क्या है? किगाली है। क्या है? किगाली। बहरीन की क्या है? मनामा। क्रोएशिया की क्या है? तो जाग्रेब। अल्बानिया की क्या है? तो तराना। इसके बाद सेशल्स की बात कर लेते हैं तो सेशल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। इसके बाद में स्वीडन की बात कर लेते हैं तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। कोलंबिया की बात कर लेते हैं तो बोगोटा है। तुर्की की बात कर लेते हैं तो अंकारा है। तंजानिया की बात कर लेते हैं तो डोडोमा है। मोरक्को की बात कर लेते हैं तो रबात है। अंगोला की बात कर लेते हैं तो लुआंडा है। वेनेजुला की बात कर लेते हैं तो कराकस है। चिली की बात कर लेते हैं तो सैंटियागो इसकी चिली की राजधानी है। बुरुंडी की बात कर लेते हैं तो बुजुम्बारा जो है वो बुरुंडी की राजधानी है। सर्बिया की बात कर लेते हैं तो सर्बिया की क्या है? बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड। बुक एंड ऑथर की बात कर लेते हैं, द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई। ये मोहम्मद अली जो कि एक बॉक्सर रहे हैं। मोहम्मद अली एक बॉक्सर रहे हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई। एक और पुस्तक इनकी रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी। कौन सी? रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ जर्नी। फास्टर देन लाइटिंग। फास्टर देन लाइटिंग यानी कि लाइट से भी ज़्यादा फास्ट तो किसकी होगी? हुसैन बोल्ट की है। कंट्रोवर्सली ईयर्स की बात कर लेते हैं, कंट्रोवर्सली ईयर्स की बात कर लेते हैं तो शोएब अख्तर की है। अनडिस्प्यूटेड की बात कर लेते हैं, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ की बात करते हैं तो माइक टेसन जो है वो इसके लेखक है। मून वॉक की बात कर लेते हैं तो मून वॉक किसकी है? माइकल जैक्सन की है। हिटिंग अक्रॉस द लाइन की बात कर लेते हैं तो वीवी रिचर्ड की ये पुस्तक है। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार लेट्स की बात कर लेते हैं तो ये क्या है? ये असीमित है। कहते हैं
असीमित। पॉलिटी में आ जाते हैं तो बजट पारित की प्रक्रिया क्या होती है, बजट की प्रस्तुति होती है, आम चर्चा की जाती है, फिर अनुदानों की मांग की जाती है। संसद के टाइम की बात कर लेते हैं तो संसद में जो टाइम होता है, पहला होता है प्रश्नकाल, यानी कि प्रथम विषय जो है वो प्रश्नकाल होता है, और ये कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो 11 बजे से 12 बजे तक इसका कार्यकाल होता है। इसके बाद में शून्यकाल की बात कर लेते हैं तो शून्यकाल कब से कब तक होता है, तो 12 से 1 तक ये शून्यकाल होता है। ठीक है, इसमें मंत्री बाध्य नहीं होते हैं, मौखिक और लिखित दोनों तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्च की बात कर लेते हैं तो लंच का टाइम इसमें कितना होता है, तो 1 से 2 जो है इसका लंच टाइम होता है। धन दुरुपयोग मामले की जांच कौन करता है, तो धन दुरुपयोग मामले की जो जांच है वो कैग के द्वारा की जाती है। और कैग कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर लेते हैं। इसके आर्टिकल कौन सा होता है, तो 148 में लिखा है कि भारत में एक कैग होगा। इसके आर्टिकल 279 में ये लिखा है कि शुद्ध आय की गणना करनी होगी, किसके द्वारा, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के द्वारा रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कैग के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो कैग का कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर एंड 65 ईयर इसका कार्यकाल होता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कब आती है, तो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है वो 1921 में आती है। मुगल की बात कर लेते हैं, मुगल काल का लास्ट शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर जो है वो 1837 से 1857 इसका कार्यकाल रहता है, जो कि, और मुगल काल की बात कर लेते हैं तो 1526 से 1857 तक मुगल काल चलता है। कब तक, 1556 से 1857, जो कि 316 वर्ष ये चलता है। बंगाल की बात कर लेते हैं तो बंगाल के उस टाइम संस्थापक नहीं, उस टाइम शासक कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां, जो कि जिनका 1713 से लेके 1727 तक कार्यकाल रहा। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जिनका कार्यकाल 1724 से 1748 रहता है। अवध की बात कर लेते हैं तो अवध पहला ऐसा क्षेत्र था जिसको कुशासन की वजह से इसको हड़प लिया गया था, ना कि राज्य हड़प नीति के द्वारा। बाकी सितारा वगैरह जितने भी हैं इन सभी को राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़प लिया गया था, लेकिन अवध जो है इसको कुशासन का आरोप लगा था। बुरहान उल मुल्क कब था, कहाँ के शासक थे, तो ये अवध के थे, जिसको सादत खां के नाम से जानते हैं, और इनका कार्यकाल 1722 में रहा है। वास्को डी गामा की बात कर लेते हैं तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट बंदरगाह में आया था, और ये कब कितने दिन तक रहा था, तो ये 3 माह तक रहा था। पुनः ये आता है 1501 में। कब, 1501 में। इसने ये 3 बार भारत आया, पहले 1498 में आया, फिर चला गया, फिर 1501 में आया, फिर चला गया, फिर 1519 में आया, फिर चला गया। फिर इसकी 1524 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पहली कोठी इसने कहाँ बनवाई थी, तो 1503 में कोचीन केरल में बनवाई थी। दूसरी कोठी कब बनवाई थी, तो 1505 में कुन्नूर केरल में दूसरी कोठी जो है वो इसके द्वारा बनवाई गई थी। पुर्तगालियों की शक्ति की बात कर लेते हैं तो पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक अलबुर्ग को माना जाता है, जिसका कार्यकाल जो कब से कब तक रहा है, 1509 से लेकर 1515 तक ये भारत में रहता है। पहला पुर्तगाली गवर्नर की बात कर लेते हैं तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो है फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ये 1505 में भारत में आता है, जिसने एक नीति अपनाई थी, कौन सी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी के द्वारा कॉटेज सिस्टम लागू किया गया था फ्रांसीसी डी अल्मीडा के द्वारा, और ये अरब सागर से होता हुआ भारत की ओर आया था। कहाँ से, अरब सागर की ओर। इसने तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आता है वो कब आता है, तो 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मीडा, जिसने एक नीति अपनाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से, आपने बहुत सुना होगा, तो ये किसकी थी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा की ये पॉलिसी थी। इसने एक सिस्टम और लागू किया था जिसको कॉटेज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटेज सिस्टम कहते हैं। ये कहाँ से होता हुआ आया था, तो अरब सागर से ये होता हुआ आता है। फ्रांसीसी अल्फांसो डी अलबुर्ग की बात कर लेते हैं। ये सेकंड गवर्नर था जो कि 1500 में इंडिया आता है। कब आता है, 1500 में ये इंडिया आता है। तो इसने क्या किया था, इसने नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, ये अल्फांसो डी अलबुर्ग तो सेकंड गवर्नर हो गया, 1500 में ये इंडिया आता है। नीनो डी
नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था, हेडक्वार्टर को कोच्चि से गोवा में शिफ्ट किया था। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। पेड्रो अल्वारेस क्रेवराल की बात कर लेते हैं, तो इसने क्या किया था, तो इसने ब्राज़ील के मार्ग की इसने खोज की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल की बात कर लेते हैं, तो जहांगीर का शासनकाल जो है वो 1605 से 1627 रहता है। हॉकिंस जो कि 1608 में भारत आता है, तो कहाँ पर आता है, ये सूरत में आता है। कहाँ पे आता है? सूरत में आता है। फिर बाद में ये आगरा चला जाता है, कहाँ पे? 1609 में। और उस टाइम सूरत के जो शासक थे वो कौन थे, तो इंग्लिश खां थे। कौन थे? इंग्लिश खां थे। थॉमस रो कब आता है भारत में, तो 1605 में थॉमस रो भारत आता है। मिल्टन की बात कर लेते हैं, तो स्वाली का जो बार है, यानी कि इसमें पुर्तगाली हारे थे। मिल्टन जो है उसने स्वाली का वार जिसमें पुर्तगाली हार गए थे। चैंपियंस की बात कर लेते हैं, तो अंग्रेज जो है वो भारत कब आते हैं, तो अंग्रेज जो है वो 1600 में आते हैं। डच जो है वो कब आते हैं, 1602 में नीदरलैंड में आते हैं। डेनिश की बात कर लेते हैं, 1616 में भारत आते हैं। फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं, 1664 में भारत आते हैं। और स्वीडिश की बात कर लेते हैं, तो 1731 में भारत आते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, डेड फंसा पुत्र आड़ा डेड फंसा। तो पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद में अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद में डच आते हैं, फिर उसके बाद में डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसिस आते हैं और फिर स्वीडिश आते हैं। पुत्र अड़ा डेड फंसा, ठीक है। तो पहले पुर्तगाली आ गए, उसके बाद में अंग्रेज आ गए 1600 में, फिर डच आ गए 1602 में, फिर डेनिश आते हैं 1616 में, फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, और स्वीडिश जो है वो 1731 में आते हैं। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसी के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो 1756 से 1763 में, ये 7 वर्ष तक चलता है। कब? 1756 से 1763 में ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो चलता है। अंबर का युद्ध की बात कर लेते हैं, तो 1749 में अंबर का युद्ध डुप्ले और अनवरुद्दीन के द्वारा ये लड़ा जाता है। अमरुद्दीन कौन थे, तो ये कर्नाटक के शासक थे, और डुप्ले कौन थे, तो ये फ्रांसीसी एक यात्री था, ठीक है। प्लासी की बात कर लेते हैं, तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में 22-23 जून में होता है। प्लासी कहाँ पर स्थित है, तो प्लासी जो है वो बंगाल में स्थित है। आप बताएंगे पानीपत कहाँ पर स्थित है, क्योंकि पानीपत से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि कल भी क्वेश्चन हमने कराया था पानी का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कब कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ है, ठीक है। 1526, 56 और 71 जो इन तीनों के बीच में किन किसके बीच में हुआ है, आप ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो किस किस के बीच में होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के उस टाइम शासक थे, इनकी हार हो जाती है। क्लाइव का गीदड़ जिसको मीर जाफर कहते हैं, तो सिराजुद्दौला की हार क्यों होती है, तो इनके शासनकाल में मीर जाफर नाम का व्यक्ति था जो क्लाइव का गीदड़ निकलता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। बांडीवास के युद्ध की बात कर लेते हैं, तो बांडीवास का युद्ध जो है वो 22 जनवरी 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है। अंग्रेजों वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच में ये होता है, तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी जो है वो हार जाते हैं। बक्सर के युद्ध की बात कर लेते हैं, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है, तो बक्सर का युद्ध बंगाल और मुनरो के बीच में होता है। बंगाल में कौन कौन से थे, तो बंगाल में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और आलिम शाह द्वितीय थे। सिराजुद्दौला कौन थे उस टाइम, अवध के नवाब उस टाइम थे। बक्सर कहाँ पर स्थित है, तो बक्सर जो कि बिहार में स्थित है। मुनरो क्या थे, तो मुनरो अंग्रेजी राज्य के स्थापितकर्ता थे। इलाहाबाद की संधि की बात कर लेते, तो इलाहाबाद की संधि कब होती है, तो 12 अगस्त 1765 से शुरू होकर 16 अगस्त 1765 में इसकी स्थापना इलाहाबाद की संधि होती है। कब? 12 अगस्त से 16 अगस्त 1765 में। मैसूर के साथ अंग्रेजों के कितने बार युद्ध हुए हैं, तो मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 बार युद्ध हुए हैं। 1769 में, 67-69 में, 80-84 में, 90-92 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात कर लेते हैं, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। टीपू की मृत्यु कब होती है, तो टीपू की मृत्यु जो है वो 1799 में टीपू की मृत्यु जो है वो हो जाती है। इसके बाद मैसूर में कौन सा राजवंश आता है, तो वाडियार राजवंश आता है। मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं, तो मैसूर युद्ध का
पहले की बात कर लेते हैं तो 1767 से 1769 मैसूर में पहला युद्ध जो होता है उसमें मद्रास की संधि होती है 1759 में, 1769 में किसके किसके बीच में, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज के बीच में ये मद्रास की संधि होती है। इसके बाद में फिर दूसरा जो है 1780 से 1784 तक दूसरा युद्ध चलता है जिसमें मंगलौर की संधि होती है 1784 में, किसके द्वारा, टीपू वर्सेस अंग्रेज के द्वारा। ये चारों वैसे तो अंग्रेजों के साथ में लड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत में पहले हैदर अली था, फिर इसका पुत्र टीपू सुल्तान जो है वो इन दोनों को लड़ता है। किसको, 1780 से 84 और 90 से 92 को। पहले मंगलौर की संधि होती है इनके साथ में, दूसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। 1799 की बात कर लेते हैं तो टीपू सुल्तान की मौत जो है वो 1799 में हो जाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से किसको जानते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम में कौन कौन से आते हैं, तो इरिट्रिया आता है, जिबूती आता है, सोमालिया आता है और इथोपिया आता है। अफ्रीका बांध की बात कर लेते हैं तो नील नदी जो है, जो कि असवान बांध इसी पर स्थित है, सबसे लंबी 6600 किलोमीटर लगभग में ये नील नदी जो है वो है। नाइजर नदी की बात कर लेते हैं तो नाइजर नदी पर कौन सा बांध है, तो कैंजी बांध नाइजर नदी पर स्थित है। जारे नदी की बात कर लेते हैं तो इंगा बांध जो है वो जारे नदी पर स्थित है। भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं तो भूमध्य रेखा को काटने वाली 2 बार जो नदी है वो कौन सी है, तो जारे नदी है। बहाव की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बहाव के दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। लिम्पोपो की बात कर लेते हैं तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है, लिम्पोपो। कौन सी है, लिम्पोपो। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली कौन कौन सी है, तो एक तो यूराल माउंटेन है, एक कराकस माउंटेन है, तीसरा कैस्पियन सागर है और चौथा यूराल नदी जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। भूमध्य सागर की बात कर लेते हैं तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम भूमध्य सागर का है। क्षेत्रीय महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो क्षेत्र यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, उसके बाद छोटा साउथ अफ्रीका है, इसके बाद में अंटार्कटिका है, इसके बाद में यूरोप है, इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप के 9 राज्य जो कि सोवियत संघ के अंग थे, इनका पतन कब हुआ है, यानी कि यूएसएसआर का जो पतन है वो 1991 में होता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसको लोगों की भूमि भी कहा जाता है। आर्कटिक एंड अटलांटिक के ये बीच में पड़ता है कौन सा, ग्रीनलैंड। डेनमार्क देश में ये स्थित है कौन सा, ग्रीनलैंड। नॉर्थ अमेरिका के महाद्वीप पर ये स्थित है कौन सा, ग्रीनलैंड। राजनीतिक अधिनियम जो है इसके द्वारा ये यूरोप में शामिल है कौन सा, ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है। भारत प्रथम इस्पात उद्योग की बात कर लेते हैं तो ये 1870 में कुल्टी में स्थापित होता है। भारत के प्रथम मशीनीकृत पेपर मिल की बात कर लेते हैं तो ये सेरामपुर में पश्चिम बंगाल में 1892 में पहली मशीनीकृत पेपर मिल स्थापित की जाती है। तेल का पहला कुआं डुगबोई असम में खोदा गया था, कहाँ पर, असम में, पहला कुआं असम में खोदा गया था। और पहले तेल शोधनशाला जो है वो 1909 में डुगबोई असम में ये असम में पाई जाती है। सबसे बड़ी शोधनशाला की बात कर ले तो सबसे बड़ी शोधनशाला जो है तेल की तो ये कहाँ पर है, तो गुजरात जामनगर में ये स्थित है। भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया, तो भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1830-32 में होता है। प्रथम जूट मिल रिसरा में ये स्थापित होती है 1855 में। स्टील का प्रथम बार उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो 1874 में किया जाता है। प्रथम कपड़े मिल की बात कर लेते हैं तो 1854 में बम्बई में स्थापित होती है। मुद्रा की तरलता की बात कर लेते हैं, सबसे तरल जो है वो कौन सी है, M1 है। सबसे कम तरल की बात कर लेते हैं तो M4 है। यानी कि M का मतलब क्या होता है, तो RBI में मुद्रा की जो वैकल्पिक मांग होती है उसको हम M कहते हैं। वित्तीय संस्थानों का
बैंक से अलग क्या कहलाता है? तो वित्तीय संस्थानों का बैंक से अलग उधार देना या फिर निवेश करना कहलाता है। श्रेणीता की बात कर लेते हैं। श्रेणीता मतलब जो गाढ़ा उतनी अधिक श्रेणीता उसमें होगी। माप, श्रेणीता की माप किससे मापते हैं? तो विस्कोमीटर से इसकी श्रेणीता की माप मापते हैं। श्रेणीता मापिक क्या कौन कौन से होते हैं? तो हेमन पाइजुल इक्वेशन पर ये कार्य करता है श्रेणीता मापिक। सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो शहद में होता है सबसे ज़्यादा श्रेणीता। इसके बाद में खून में होती है, इसके बाद में जल में, इसके बाद में वायु में श्रेणीता इस तरीके से होती है। जो ज़्यादा जितना गाढ़ा होगा उसी में श्रेणीता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, बल्ब की बात कर लेते हैं। तो बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है जो कि अक्रिय गैस के अंतर्गत आती हैं? तो नाइट्रोजन और आर्गन जो है वो अक्रिय गैस के अंतर्गत आती हैं। ये क्यों भरी जाती हैं? तो उच्च सामर्थ्य की होती है तभी निर्वात में इनको हम रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये वायु के साथ क्रिया इनको बल्ब में भरा जाता है। किसको? नाइट्रोजन एंड आर्गन को। मोमबत्ती जलाना क्या कौन सी क्रिया है? तो भौतिक से रासायनिक क्रिया मोमबत्ती को जलाना है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना क्या कहलाती है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाती है। मैग्नीशियम तार का जलना क्या कहलाती है? तो मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। लोहे में जंग का संरक्षण कौन सी क्रिया कहलाती है? तो लोहे का जंग में संरक्षण रासायनिक क्रिया कहलाती है। संरक्षण तथा आप ऑक्सीकरण की बात कर लेते हैं। तो ये किस में होता है? तो चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना। और इससे बचाव क्या है? तो चिप्स थैली में O2 हटाकर नाइट्रोजन गैस भरना। संरक्षण तथा ऑक्सीकरण का काम क्या होता है? चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना, जिससे ये चीज़ खराब नहीं होती है। और चिप्स के जो पैकेट आते हैं उसमें कौन सी O2 गैस भरी O2 से नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वो चीज़ है वो खराब ना हो। मनी प्लांट की बात कर लेते हैं। तो मनी प्लांट किस में आता है? तो लताओं में आता है। गन्ना किस में आता है? तो गन्ना एक घास में आता है। नींबू की बात करते हैं तो नींबू किस में आता है? तो झाड़ में आता है। धनिया किस में आता है? तो सिलेंट्रो घास में ये आता है। क्या आपको ये बात पता थी? मुझे पहले से दो चीज़ें पता थी कि मनी प्लांट जो है वो लता में आता है, नींबू जो है वो झाड़ में आती है। दो चीज़ें ये अभी पता चली है कि धनिया जो है वो सिलेंट्रो घास में आती है और गन्ना जो है वो घास में आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो जो पौधों में क्रिया होती है वो क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का CO2 में अपचयन होता है। तैलीय ग्रंथि की बात कर लेते हैं। तो पूरे शरीर में तैलीय ग्रंथि होती है। श्वेत ग्रंथि की बात कर लेते हैं। तो श्वेत ग्रंथि यानी कि पसीने की बात कर लेते हैं। पसीने ही तो बोलते हैं श्वेत को। ये हथेली में भी आते हैं, पैर में भी आते हैं, सिर पर मैक्सिमम श्वेत ग्रंथि होती है। गंध ग्रंथि की बात कर लेते हैं। तो श्वेत ग्रंथि से उत्पन्न जो होती है वही गंध ग्रंथि होती है, क्योंकि पसीने से ही तो बदबू निकलती है। ठीक है, सबसे बड़े अंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो स्किन है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो अधिचर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं, जिसको त्वचा सबसे पहली परत मानी जाती है। मध्य सतह की बात कर लेते हैं। तो मध्य सतह जो है जिसको हम चर्म कहते हैं, सबसे मोटी सतह इसको कहा जाता है। भारत 2025 में BWF जूनियर चैंपियन मेजबानी कहाँ करेगा? तो यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लेते हैं। तो 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी गुवाहाटी में की जाएगी। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ होगा इंटरनेशनल वाला? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल है इसलिए। और विश्व जूनियर चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं भारत की, तो ये गुवाहाटी में होगा। भारत के बैडमिंटन संघ की स्थापना कब होती है? तो 1934 में भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना ये न्यू दिल्ली में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इस टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। सैयद मोदी इंडिया की बात कर लेते हैं। तो सैयद मोदी इंडिया 2024 का जो है वो इंडिया के लखनऊ में ये होस्ट किया जाएगा। कौन सा? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024। सौर ऊर्जा उत्पादक के देश की बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो सौर ऊर्जा में वो कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे USA और थर्ड नंबर पे इंडिया है और फोर्थ नंबर पे जापान और फिफ्थ नंबर पे जर्मनी है। इंडिया कितने बिलियन यूनिट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो 113 बिलियन
यूनिट सोलर एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। इंटरनेशनल सौर गठबंधन की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर राजस्थान में ये स्थित है। विश्व का गहरा ब्लू होल कहाँ पर स्थित है, तो ये मैक्सिको की चंतमुल पहाड़ी में ये स्थित है। कहाँ पर, चंतमुल पहाड़ी में ये मैक्सिको की स्थित है। हाल ही में भारतीय योग अपनाया, किसने अपनाया भारतीय योग? अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपनाया। इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को ये मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब होती है, तो 2024 में इसकी घोषणा होती है और 2014 में इसकी घोषणा होती है। 2015 में इसको पहली बार मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या थी, तो 2024 की थीम थी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। 2024 की थीम क्या थी, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL की, इंडियन सुपर लीग 2023-24 ISL की स्थापना 2014 में होती है। IPL की स्थापना 2008 में होती है। और ISL 2023-24 जो है इसका विनर कौन है, तो मुंबई सिटी FC इसका विजेता है। GI टैग की बात कर लेते हैं तो तिरंगा बर्फी जो है वो कहाँ की है, तो बनारसी की ये फेमस है। बेसन लड्डू की बात कर लेते हैं तो बेसन लड्डू कहाँ के हैं, अयोध्या के हैं। सांजी क्राफ्ट की बात कर लेते हैं तो ये मथुरा की है। काई चटनी की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसा की है। पलानी पंचामृतम की बात कर लेते हैं तो ये तमिलनाडु की है। बंदर लड्डू की बात कर लेते हैं तो ये आंध्रा के हैं। सिलाव खाजा की बात कर लेते हैं तो ये बिहार की है। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य है कब, किसने